Presently, India is the 5th largest economy in the world. हमारे प्रधानमंत्री का ये जो मिशन है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हमको बनाना है और एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमारी देश की आवश्यकता भी है, पर इसके साथ साथ और एक रिकॉर्ड हमारे साथ जमा है, वो है कि इंडिया इज 3rd मोस्ट एयर पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और इसलिए ये भी चिंता का विषय है। वर्ल्ड की 50 टॉप पोल्यूटेड सिटीज में भारत की 42 सिटीज आती है। एक तो रोड एक्सीडेंट में हम फर्स्ट है और पोल्यूशन में भी हमारी स्थिति कैसी आप समझते हो। और दिल्ली वालों को पोल्यूशन के बारे में बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप उसका अनुभव ले रहे हो। एक एक्सपर्ट ने ऐसा कहा है कि दिल्ली के लोग अपना जीवन कम से कम 10 साल से कम कर रहे हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये पोल्यूशन हमारी गंभीर समस्या है। द 40% ऑफ द एयर पोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, जिसका मैं मंत्री हूं। और ये जो ट्रांसपोर्ट का एयर पोल्यूशन है वो कम करने के लिए कुछ उपाय योजना हमने हाथ में ली है। 330 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ CO2 इमिशंस एवरी ईयर। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 85% फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंड है और 22 लाख करोड़ रुपए की फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या भी है। और दूसरी ओर उसके कारण जो एयर पोल्यूशन होता है, जिसके कारण इंडिया 3rd मोस्ट एयर पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ये भी हमारे लिए समस्या है। पोल्यूशन के जो दुष्परिणाम है उसके कारण हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स काफी हम फेस कर रहे हैं और इसलिए बहुत जल्दी ही हमें इस पर गंभीरता से उपाय ढूंढना होगा। इसके साथ साथ पोल्यूशन होने में इंडस्ट्री में भी काफी बड़ी बात है कि उनके कारण भी पोल्यूशन हो रहा है और इसलिए हमने ये तय किया है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कैसे कम करना, ट्रांसपोर्ट के पोल्यूशन को कैसे कम करना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्रीकास्ट का उपयोग करके जो रास्ते पर मिट्टी आती है, सैंड आती है, सीमेंट आता है, इसको हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे कम करेंगे। तो इसके लिए एक उपाय योजना, इसके ऊपर हमको काम करना होगा। हमारी जो नीति है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, और इसमें हमने जो निर्णय किए हैं कि करीब 4 करोड़ पोल्यूटिंग व्हीकल हमने इसमें स्क्रैप करने का निर्णय किया है। इसमें 400 स्क्रैपिंग और 600 फिटनेस स्टेशंस हम देश में बना रहे हैं। उसमें से अब करीब 90 स्क्रैपिंग सेंटर चालू हुए हैं और 76 फिटनेस सेंटर भी चालू हुए हैं। ये जो पुरानी गाड़ी है उसकी स्थिति ऐसी है कि पुरानी एक गाड़ी जितना पोल्यूशन ट्रक करती होगी, वो नई 3 से 4 ट्रक उतना पोल्यूशन करती है। उसका फ्यूल एवरेज भी कम है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें पुराने व्हीकल जो पोल्यूशन करने वाले उनको स्क्रैप करने की आवश्यकता है। जहां तक हमारी इकोनॉमी का सवाल है कि एक तरफ पोल्यूशन को कम करते समय हमें एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल और फॉरेस्ट, इस इकोनॉमी का भी गंभीरता से सोचना होगा। हमारे जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 14% है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है और 52 से 54% सर्विस सेक्टर का है। और डिपेंडेंस जो है वो 60 to 65% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की, ये हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमें ये सोचना होगा कि हमारे इंपोर्ट को कम करके हम एग्रीकल्चर इनकम को भी बढ़ाए, रोजगार भी नए तैयार करें और देश के प्रदूषण को भी समाप्त करें। ये भूमिका हमारी सरकार ने स्वीकार की है। किसान हमारे लिए केवल अन्नदाता नहीं है,
अभी हमने किसान को ऊर्जादाता बनाया, किसान को ईंधन दाता बनाया, अब किसान को बिटुमिन दाता बनाया और अब किसान को हम लोग हाइड्रोजन दाता भी बना रहे हैं। एक प्रकार से किसान का डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड फ्यूल ये हमने किया और अभी किसान हवाई ईंधन दाता भी बन रहा है। ये जो बातें, इसके इनिशिएटिव जितने बड़े प्रमाण पर आएंगे उतने प्रमाण में प्रदूषण कम होगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि परली, राइस स्ट्रॉ, जिसको आप लोग परली कहते हैं, पंजाब और हरियाणा में इसको जलाने के कारण बहुत बड़ा पोल्यूशन होता है। टोटल 200 लाख टन परली लोग जलाते हैं, अब उसमें 20% कमी आई है। कमी आने का कारण ऐसा है कि पिछले 5-7 साल में हम लोगों ने जो प्रयास किए तो राइस स्ट्रॉ से बायो सीएनजी बन रहा है। 400 प्लांट रजिस्टर हुए, 60 शुरू हो गए हैं और एक आध साल में 350 प्लांट चालू हो जाएंगे और जो बायो सीएनजी निर्माण होगा वो हम ट्रक में, बसेस में, इवन स्कूटर में, ट्रैक्टर में यूज कर सकेंगे। मेरे आग्रह पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सीएनजी का ट्रैक्टर तैयार किया है। मैंने 3-4 महीने पहले पूना में बजाज की एक स्कूटर लॉन्च की जो सीएनजी पर है, मोटरसाइकिल, और उसका पेट्रोल पे अगर वो चलाते हैं वही मोटरसाइकिल तो पर किलोमीटर कॉस्ट ₹2.25 आती है और सीएनजी पर चलाते तो ₹1 आती है, यानी 60% कॉस्ट सेविंग है। और गैस इकोनॉमी में प्रदूषण बहुत कम है एज कंपेयर विद पेट्रोल और डीजल की तुलना में। और ये जो सीएनजी अगर हमने ये खेती में तैयार किया तो इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जो प्रेस मड है, शुगर फैक्ट्री में आता है, स्प्रिंट वॉश है और बगास है, इसका भी उपयोग अब हम लोग सीएनजी बनाने के लिए कर सकते हैं। और इसलिए देश में बड़े प्रमाण पर रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल सेक्टर में बायोमास का उपयोग हम लोग सीएनजी बनाने के लिए कर सकते हैं और वो भी चालू भी हो गया है, व्हीकल भी आ गए। मेरे पास सीएनजी का ट्रैक्टर है। तो आने वाले दिनों में अब ये बात पहुंचेगी और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री है। तो आने वाले समय में सीएनजी को बढ़ाना, बायो सीएनजी को, इसके कारण हमारा इंपोर्ट कम होगा और गांव में समृद्धता और संपन्नता आने के लिए उपयोग होगा। ये जो 400 प्लांट है, इसके साथ साथ जो पानीपत में इंडियन ऑयल ने प्लांट शुरू किया है वो परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 150 टन बायोबिटुमिन और लिग्निन निकलता है और उसके बाद 78,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन तैयार कर रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग पूरा हो गया है। अब ये जो सीएनजी के प्रोजेक्ट हम देश में डाल रहे हैं इसमें 35% ये लिग्निन निकलता है, बिटुमिन। हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, उसमें से 40 से 45 लाख टन बिटुमिन हमारी इंडियन रिफाइनरीज की क्षमता है और बाकी फिर 50 लाख टन तक इंपोर्ट होता है। अब हमने पहला रोड बनाया नेशनल हाईवे में नागपुर जबलपुर रोड पर और उसमें मनसर से कनान के बीच में 1 किलोमीटर रोड बनाया। सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की संस्था ने, CRRA ने, और उसमें 35% लिग्निन और 15% ये जो वेस्ट टायर है इसके रबर की पाउडर डाली है। 7% प्लास्टिक भी डाल सकते, पर अभी जो बनाया इसमें बनाया और वो रोड अब पूरा हुआ। CRRA ने सर्टिफिकेट दिया हमको कि ये रोड बिटुमिन रोड से 50% ज्यादा स्ट्रांग और अच्छा है। यानी एक प्रकार से इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उपयोग में आएगा। हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा और गांव में लोगों को रोजगार मिलेंगे और अब किसान बिटुमिन दाता भी बनेगा। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए ऐसे प्रयासों से काफी बड़े प्रमाण पर हम डिकार्बोनाइजेशन का जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा कर सकते हैं। ये जो इथेनॉल आया है इसको सरकार ने मक्के से, ब्रोकन राइस से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से
बी मोलाइसिस, सी मोलाइसिस, शुगर केन जूस से अलाउ किया और लगभग हम 20% इथेनॉल पेट्रोल में डालने का टारगेट इस साल हम कम करेंगे, 2 महीने में निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इतना उसमें बढ़ोतरी हुई है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डालने से कॉस्ट भी कम होती है और पोल्यूशन भी कम होता है। इसके अलावा अभी टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, टोयोटो, हुंडई, ये 5 कंपनियां अपनी गाड़ियां 100% इथेनॉल पर बना रही है। मैं अभी डॉक्टर साहब जो गाड़ी में आया हूं होटल में, वो टोयोटो की वर्ल्ड की पहली इनोवा गाड़ी है जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है। 100% बाहर खड़ी है और वर्ल्ड की पहली है। यूरो 6 के इमिशन नॉर्म को पूरा करने वाली वर्ल्ड की पहली गाड़ी है टोयोटो की इनोवा। और इसका अगर पेट्रोल के तो 60% बिजली तैयार करती है चलते चलते, तो उसकी कॉस्ट अगर निकाली जाए तो पेट्रोल का रेट का भाव अगर एवरेज के हिसाब से तुलना करेंगे तो 25 रुपए लीटर आता है। तो आने वाले समय में पेट्रोल के अल्टरनेटिव में अगर इथेनॉल को हमने यूज किया तो बड़े प्रमाण पर हम कॉस्ट सेव कर सकते हैं। तो इथेनॉल मक्के से भी बन रहा है और इथेनॉल अभी पॉपुलर भी हुआ है और जिसके कारण हमारी इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। हमारे साथ साथ हमने, मुझे लोग बोलते हैं आप इलेक्ट्रिक की भी बात कर रहे हैं, इथेनॉल की भी बात कर रहे हैं, आप हाइड्रोजन की भी बात कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं सबने मिलकर सब हाइड्रोजन वगैरह सब भी आया तो भी हमारा इंपोर्ट इतना भयंकर है कि इसको कम करना बहुत असंभव है। इसलिए स्काई इज द लिमिट। इसलिए ये चिंता मत करिए कि ये आएगा तो मेरा क्या होगा। और इसलिए बड़े प्रमाण पर आज इथेनॉल के साथ हम एलएनजी का भी प्रसार कर रहे हैं। हमारे एलएनजी के भी पंप खुल रहे हैं। इलेक्ट्रिक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी वो भी शुरू हो गई है। जो लिथियम आयन बैटरी, जब मुझे याद है मैं मंत्री के रूप में हमने जब इलेक्ट्रिक बस और ये सब शुरू किया था तो इसकी कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी। आज लिथियम आयन बैटरी की कीमत लगभग $105 पर आई है। जिस दिन ये $100 के नीचे आएगी उस दिन पेट्रोल, डीजल, कार, स्कूटर और इलेक्ट्रिक की कीमत सेम होगी। अब इलेक्ट्रिक जहां यूज करते हैं वहां 120 रुपए का पेट्रोल और 110 रुपए का डीजल, उसके बदले में 15 से 20 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी लगती है। अभी इलेक्ट्रिक की बसेस आ रही है। बैटरी केमिस्ट्री में काफी रिसर्च हो रहा है। लिथियम आयन के साथ जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन केमिस्ट्री का रिसर्च चल रहा है। काफी ऑप्शंस आ रहे हैं। और इतना ही नहीं तो आने वाले समय में अभी हमने एक पायलट प्रोजेक्ट लिया है जिसका टेंडर अभी निकला है। वो पहली बार इंडिया में फ्लैश चार्जिंग मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये यूरोप में है कि बस खड़ी रहेगी। हाँ, अभी पहला प्रोजेक्ट मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं। 135 सीटर बस है और ऊपर में फ्लैश चार्जिंग है। और वो जो बस है, कौस्तुभ है क्या? अच्छा, वो बस ऐसी है कि फ्लैश चार्जिंग नीचे आएगा, वो चार्ज करेगी। मैं फील्ड देख रहा था आपको दिखाने के लिए, और वो आधा मिनट में चार्ज होगी और 40 किलोमीटर चलेगी। सामने से एंट्री है, एयर कंडीशन बस है, एग्जीक्यूटिव चेयर है, सामने टीवी है, चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा और एयर होस्टेज जैसी बस होस्टेज भी होगी। और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। मैं दिल्ली से जयपुर शुरू कर रहा हूं, तो इसके कारण कॉस्ट इफेक्टिव भी है और पोल्यूशन फ्री भी है। तो मुझे आपको बताना है कि अभी रोप वे, केबल कार, फैनोक्लम 360 बना रहे। परसों मैं कश्मीर में था। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, पहाड़ों पर डीजल फूकते फूकते बसेस ऊपर जाती है। तो बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक एज ए फ्यूल ये संभव हुआ है। कोयले से मिथेनॉल बनता है। आसाम पेट्रोलियम 900 टन पर डे बनाती है। अशोक लेलैंड ने मिथेनॉल का ट्रक, मिथेनॉल की बसेस लाई है। बंगलोर में कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट ने करीब 15% मिथेनॉल डीजल में डालकर 3 महीने का पायलट प्रोजेक्ट मैंने लॉन्च किया था, उद्घाटन किया उसका, वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है।
उसका 22 रुपये लीटर मिथेनॉल का भाव है, और इसलिए मरीन इंजन के लिए मिथेनॉल का यूज करें, और उसके साथ साथ हमारे मिथेनॉल के हम जो कर रहे हैं इसके साथ हम लोग अगर ट्रक में मिथेनॉल का यूज करेंगे तो डीजल में हमारा इंपोर्ट कम होगा, प्रदूषण कम होगा। अब आज ही 16 तारीख कल मैं जाने वाला हूं, कल प्राइम मिनिस्टर उद्घाटन कर रहे हैं ऑटोमोबाइल एक्सपो का। उसमें सभी नई अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी इलेक्ट्रिक पर और हाइड्रोजन पर बन गए। तो एक तो मिथेनॉल भी आ गया, इथेनॉल भी आ गया, सीएनजी भी आ गया, एलएनजी पर भी अभी ट्रक बसेस आ गई, और हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। ब्लैक हाइड्रोजन कोयले से बनता है, ब्राउन हाइड्रोजन पेट्रोलियम से बनता है, ग्रीन हाइड्रोजन पानी से और बायोमास से बनता है। आपको यह करना है कि एनर्जी क्रॉप्स को हम डेवलप करें। अभी जैसे गाजीपुर की टेकड़ी, आपके पास 4 टेकड़े हैं दिल्ली में, दिल्ली वालों की बहुत बड़ी संपत्ति है ये। अभी हमने 7 मीटर हाइट कम कर दी, वो UR2 में 80 लाख टन कचरा हमने यूज किया, 7 मीटर हाइट कम हुई। अब एक कचरे को सेग्रीगेट करके ऑर्गेनिक वेस्ट से हम लोग मिथेन से सीएनजी भी बना सकते हैं और हाइड्रोजन भी बना सकते हैं। तो आने वाले समय में म्यूनिसिपल वेस्ट से हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो म्यूनिसिपल वेस्ट हर जगह पड़ी है, तो इससे पोल्यूशन भी कम होगा। तो आने वाले समय में हमको ग्रीन हाइड्रोजन में जाना होगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अब जो इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस से जो हाइड्रोजन होता है उसको 150 यूनिट पर केजी हमारी कॉस्ट आती है। तो हाइड्रोजन जाएगा 300 साढ़े 300 रुपए पर केजी। तो अभी हमको हाइड्रोजन की कीमत अगर हम $1 तक लाते हैं तो हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बन सकते हैं। तो अभी बांबू हम लोग वेस्टलैंड पे लगा रहे हैं। ऐसे कोई एनर्जी क्रॉप्स तैयार करें, जैसे 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ is giving 1 ton of bio-CNG, 12 ton of napier grass is giving 1 ton of bio-CNG, और बगास कॉटन स्ट्रॉ के लिए 15 टन लगता है। तो हम इस प्रकार का एनर्जी क्रॉप्स तैयार करें जिससे डायरेक्ट हम हाइड्रोजन या सीएनजी बायोडाइजेस्टर में डाल के बना सकेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इससे हम बड़े प्रमाण पर हाइड्रोजन का अगर फ्यूल यूज करेंगे तो हवाई जहाज में, रेलवे में, इंडस्ट्रीज में, स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करेंगे तो नेचुरली हमारा पोल्यूशन काफी कम होगा। एक महत्वपूर्ण चीज ऐसी है जिसमें आप लोगों में जो एक्सपर्ट है उन्हें काम करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन। इसमें कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसमें रिसर्च करके इंडिजिनस इसमें हम ये कीमत कैसी कम कर सकते हैं, ये आपको सोचना होगा। हाइड्रोजन ये हमारे लिए भविष्य है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसी का कोई वैल्यूएशन हो सकता है क्या? वो आइस बनता है पर उसकी डिमांड कम है, तो हर जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैप्चर करें और उससे कोई वैल्यू एडिशन करें। मैं शुगर फैक्ट्री चलो, हमारा एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है, तमिलनाडु के साइंटिस्ट है उनका, वो 5000 लीटर इथेनॉल ये कार्बन डाइऑक्साइड से बनाने का प्रोजेक्ट उनका सक्सेसफुल हुआ, मैंने देखा है। उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो ये अगर हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से कोई वैल्यूएशन हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने और सभी रिसर्च संस्थाओं ने सबसे पहले प्रायोरिटी अगर कोई देनी चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यूएशन कैसे हो सकता है। अगर ये हो जाएगा, जब वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करेंगे तो नेचुरली फिर झगड़ा होगा। मुझे याद है मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, मैं फ्लैश के लिए बहुत काम करता था। तब शीला दीक्षित जी को मिलने के लिए आया था, वो नगर विकास राज्य मंत्री थी। तो मैं उनको कहने के लिए आया कि आप फ्लैश की पॉलिसी बनाओ, तो कोई लेता नहीं था। अब फ्लैश के इतने उपयोग हो गए कि 35% सीमेंट में गया। अब फ्लैश के लिए झगड़ा होता है। हम रोड के लिए फ्लैश नहीं मिल रही क्योंकि फ्लैश में वैल्यू क्रिएट हुई।
म्यूनिसिपल वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करें। स्पेंट वॉश, प्रेस मड, जो वेस्ट मटेरियल, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, इसका उपयोग करके हम कैसे एनर्जी मिला सकते हैं, इसके ऊपर हमको रिसर्च कंसंट्रेट करना होगा। और एक बार अगर हमने इसके साथ अगर अच्छी तरह सफलता हासिल की तो नेचुरली कार्बन इमिशन कम होगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अब पूरे वर्ल्ड में अनेक देशों में 100% प्रीकास्ट चलता है। हमारे यहां हम लोग स्टील अलग से लाते, सीमेंट अलग से लाते, सैंड अलग से लाते, फिर वो मिक्सिंग वाश साइट पर करते हैं। इसके बजाय प्रीकास्ट की इंडस्ट्री को डेवलप करना ताकि कंस्ट्रक्शन में कोई भी पोल्यूशन ना हो। मुझे लगता है कि इन सब बातों से एक पैरेलल इंपॉर्टेंट बात है कि हमको बड़े प्रमाण पर ग्रीनरी को बढ़ाना होगा। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको मैंने एक सुझाव दिया था कि आप हर डिपार्टमेंट को कहिए पेड़ लगाओ 3 मीटर के, उसको ई टैग करो और हमारा डिपॉजिट जैसा जमा करो कितने पेड़ लगाए हमने। और जब हमको कभी पेड़, हम तो ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करेंगे पर कट करने पड़ेंगे तो हमारे खरीद लो, उतना काट लो। यहां पेड़ लगाने का काम कोई इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री नहीं करती, केवल चलते गाड़ियों को पंक्चर करने का काम बहुत करती है। तो पॉजिटिविटी के साथ सबको इंकरेज करके लगाओ ना पेड़। अभी हमारे रोड पे पेड़ लगाए तो अधिकारी बोलते क्यों लगाए पेड़? बोले जब रोड का वाइंडिंग करना पड़ता है तो ये डिक्लेयर कर देते फॉरेस्ट है, तो फिर परमिशन के लिए चक्कर मारना पड़ता है, तो पेड़ क्यों लगाए? तब मैंने उनको कहा कि आप प्रैक्टिकल लेवल में सोचोगे तब हमारे इसको रोड तो बड़ा करना पड़ेगा, ट्रैफिक बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, टोल नंबर बढ़ता है। तो नेचुरली प्रैक्टिकल अप्रोच में हमको एक तरफ ग्रीनरी को बढ़ाना होगा। मैंने भी एक नागपुर में हमारे एक ऑक्सीजन बर्ड पार्क बनाया और उसमें फलों के पेड़ लगाए और फल जो है वो इंसानों को तोड़ने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया, केवल बर्ड्स ही खाएंगे। एक लेक बनाया, बहुत सुंदर प्रोजेक्ट हुआ है और अलग अलग प्रकार के बर्ड आने लगे। तो मुझे यह लगता है कि वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices. We name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future for the country. और इसलिए हमारी एनर्जी में हम जो डिपेंडेंट है बाकी देशों पर, इसके बजाय आत्मनिर्भर भारत में हम सोलर एनर्जी को बढ़ाएं, विंड पावर को बढ़ाएं, थर्मल पावर को हम कम करें। और दूसरी ओर हमें यह भी सोचना होगा कि एनर्जी नहीं होगी तो डेवलपमेंट ही नहीं होगी, ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। तो हमको इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, तो हमको इकोनॉमी भी डेवलप करनी है और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। हमें पर्यावरण की भी रक्षा करनी है और आर्थिक गति जो है वो भी बढ़ानी है। और इसलिए दोनों मार्ग से निकलकर जो चैलेंजेस है उसमें से मार्ग निकालना हम सब के लिए एक चैलेंज है। और ऐसी कॉन्फ्रेंस से अनेक नए रिसर्च, नए स्टार्टअप, नए नए प्रयोग मिलते हैं और जिसके कारण हमारा इंपोर्ट भी कम हो, एक्सपोर्ट बढ़े, रोजगार का निर्माण हो, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल सेक्टर में हमारे किसान समृद्ध संपन्न हो, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 22% तक जाए और युवाओं को रोजगार मिले। और 22 लाख का इंपोर्ट कम करना है, बहुत बड़ी बात है और ये बढ़ते ही जा रहा है। तो ये पर्यावरण के दृष्टि से और इकोनॉमी के दृष्टि से भी इंटीग्रेटेड अप्रोच में एक तरफ विकास भी होना चाहिए और पर्यावरण की भी रक्षा करनी चाहिए, इंपोर्ट को भी कम करना चाहिए और ग्रीनरी बढ़ानी चाहिए और नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। इसी के आधार पर ये परिवर्तन हो सकता है। मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगा कि आप इन सब विषयों पर, हम भी सरकार की ओर से अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं। अभी इथेनॉल के 400 पंप इंडियन ऑयल उन्होंने डालने का शुरुआत कर दिया है। अब मैं 2-4 दिन में ही मीटिंग होगी, मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर को कह रहा हूं कि सब कंपनी को अलाउ कर दो कि सब लोग अपने सीएनजी के पंप डाले, इथेनॉल के पंप डाले, इलेक्ट्रिक के चार्जिंग स्टेशन डाले। अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन पर आ रहे हैं। परिस्थिति सुधर रही है, बदल रही है
और गति से बदलने वाली है। इस सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है और इसलिए हम हमारा स्वावलंबी भारत बनाएंगे तो हमारा तो यूज करेंगे ही, पर इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। मैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से जब मिला था तो उनने मुझे पूछा था, क्या आप इथेनॉल बांग्लादेश के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं? हम नुमालीगढ़ से पाइपलाइन से पेट्रोल डीजल बांग्लादेश को देते हैं, तो हम उसी में इथेनॉल डाल के भेज दें पेट्रोल में। तो बाम्बू से इथेनॉल बनाने का प्रोजेक्ट वहां नुमालीगढ़ आसाम में डाला है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में बायोफ्यूल, बायो एनर्जी, अल्टरनेटिव फ्यूल, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, फॉसिल फ्यूल से सस्ता है, प्रदूषण से मुक्ति है, आर्थिक दृष्टि से देश का फॉरेन एक्सचेंज बचाने वाला है और ग्रामीण एग्रीकल्चर, रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल सेक्टर में नए रोजगार का निर्माण करके एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाने वाला है। तो निश्चित रूप से ये कठिन है पर असंभव नहीं है। ऐसे ही लोगों को जगाने का काम आप जैसे कर रहे हैं, ऐसे करते रहेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से 5 साल के अंदर परिस्थितियां बदलेगी और हम प्रदूषण से हमारे देश को मुक्ति दिलाने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।